नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। उत्तर प्रदेश में चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। हाल ही में एक फोटो वायरल हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यह एक जोड़ी के रूप में प्रचारित किया गया और इसमें योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि हमें आसमान से ऊंचे जाना है, 4 लाइनों की कविता थी। उधर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन की बात कर रहे हैं। कुछ पार्टियों से उनका गठबंधन हो चुका है, कुछ से बातचीत चल रही है। कांग्रेस अपने हिसाब से धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। प्रियंका गांधी कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सदस्यता अभियान चलाया हुआ है और ये दावा किया है कि वे 1 करोड़ सदस्य बनाएगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का भी सदस्यता अभियान चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने 50 लाख नए सदस्य बनाने की बात कही है। इन सब के बीच में उन छोटे दलों का महत्व बढ़ जाता है जो अलग अलग रह करके चुनाव लड़ते थे। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सारे छोटे दलों से गठबंधन किया था। इस बार समाजवादी पार्टी अपनी जीत इन्हीं छोटे दलों के रूप में देख रही है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जिन पार्टियों से गठबंधन कर चुके हैं उनमें है ओम प्रकाश राजभर, सुभाष पाके, इसके अलावा महान दल, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और अपना दल की कृष्णा पटेल, अनुप्रिया पटेल का जो दल है। अपना पटेल के बारे में आपको बता दूं कि अपना दल, माफी चाहूंगा, अपना दल के 2 गुट है। एक कृष्णा पटेल जिनका अपना गुट है, उनका गठबंधन अखिलेश यादव के साथ हुआ है और एक गुट उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल का है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जन क्रांति पार्टी समेत तमाम पार्टियों से गठबंधन हो चुका है। एक और गठबंधन जिसकी तस्वीरें जारी की समाजवादी पार्टी ने, वह है राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव के फोटो वायरल हुए। यह माना जा रहा है कि गठबंधन की बातें पूरी हो चुकी हैं, सीटों पर बातचीत होना बाकी है, वगैरह वगैरह वगैरह। राजनीति के इन बिसात के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने सहयोगियों के साथ में है। उन सहयोगियों में जो है अपना दल है, एक मेरे पास जो लिस्ट है उसमें निषाद पार्टी के संजय सिंह है, राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निषाद हैं। निषाद पार्टी और राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल दोनों अब एक हो गए हैं। मानव क्रांति पार्टी है, चौधरी आर एन मानव इसके अध्यक्ष हैं। सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी है, लेखराज सिंह। इसमें ओम प्रकाश राजभर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इस बार वे अखिलेश यादव के साथ हैं। समाजवादी पार्टी की जो संभावित गठबंधन की पार्टियां हैं उनमें आम आदमी पार्टी, अंदाजा लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से हाल ही में अखिलेश की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद में गठबंधन की संभावनाएं राजनीतिक विश्लेषक तलाश रहे हैं और सबसे बड़ा गठबंधन उनके चाचा हैं प्रसपा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव। इनके साथ भी गठबंधन की दबी जुबानों से चर्चाएं बाहर आती रहती हैं, परंतु अभी ये सिरे नहीं चढ़ सकी। इन सारी बातचीत पर हमारे साथ डिबेट करने के लिए आज तैयार हैं भाजपा से कुशपुरी, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता फातिमा, समाजवादी पार्टी के अभिषेक वाजपेयी और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बारीकी से समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला अपनी राय उत्तर प्रदेश के इन चुनाव पर देंगे। आज अभिषेक वाजपेयी जी से शुरुआत करते हैं। अभिषेक जी, अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पे चल रहे हैं ऐसा लग रहा है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने तमाम छोटे छोटे दलों के साथ में गठबंधन किया था और सरकार बनाई। अखिलेश यादव को लगता है कि वे भी इन छोटे छोटे दलों के साथ में अपनी सरकार बना सकते हैं। गठबंधन की जो पॉलिसी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की थी, इस बार समाजवादी पार्टी की है। आप क्या कहेंगे अभिषेक जी? देखिए, उपाध्याय जी की सबसे पहली बात तो हम कभी भी किसी की देखा देखी नहीं करते। हम भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर नहीं चल रहे, हम विकास के रास्ते पर चल रहे हैं और विकास के रास्ते पर अग्रसर रहेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने साफ संकेत दिए हुए हैं कि जो विकास के लिए आना चाहे और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोकतंत्र की हत्या कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उसके खिलाफ जो हमारे साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है। ये साफ संदेश दे चुके हैं। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, हमारी प्रेरणा जो है वो समाजवादी है, समाजवादी लोग है, समाजवादी विचारधारा के लोग। हम उन्हीं को लेकर के आगे चल रहे हैं जो समाजवादी विचारधारा पे आस्था रखते हैं, उन्हीं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें लोकतंत्र को बचाना है, हमें किसान भाइयों को भी बचाना है, हमें महिलाओं को भी बचाना है,
हमें बेरोजगारों को भी बचाना है, हमें निजीकरण होने से भी बचाना है, हमें बहुत सारी वो चीजें करती है जो प्रदेश को आगे अग्रसर करे, जो कि पीछे के रास्ते कर नहीं सकते। आप देखिए कि कैसे अभी मौजूदा सरकार ने कैसे महिलाओं के ऊपर कितने सारे अत्याचार किए। इवन जो योगी जी दम भरते थे अपनी पुलिस की दम पे, उनके ऊपर भी लूट के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और तो और योगी जी के अपने गृह जनपद गोरखपुर में 3 अपहरण हो जाते हैं। जो कांस्टेबल महिला होती है, परीक्षा देकर के लौट रही होती है, उसका बलात्कार हो जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। व्यापारी सो प्रताड़ित है, अस्पतालों में दवाएं तक नहीं है। लोकतंत्र की हत्या होने के बाद आप लाठी डंडा सट्टा बम बारूद के माध्यम से आप समाजवादी पार्टी ने जब जब गठबंधन किए हैं, जिन दलों के साथ गठबंधन किए हैं, समाजवादी पार्टी ने जब जब गठबंधन किए हैं, जिन दलों के साथ गठबंधन किए हैं, तब तब समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है। तो आपको लगता है कि ये जो गठबंधन हो रहे हैं ये पूरी तरह से सफल होंगे, सक्सेस होंगे? बिल्कुल ये सफल होंगे और बिल्कुल मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि ये सफल होंगे और कारगर होंगे। ठीक है, हम कांग्रेस की फातिमा जी से पूछ लेते हैं, इस बार कांग्रेस किसी के साथ क्यों नहीं है? कांग्रेस अकेले मैदान में क्यों है? क्या कोई कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहता? सभी को यह लगता है कि कांग्रेस के साथ जाने से नुकसान हो सकता है। फातिमा जी। उपाध्याय जी, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पूरी तरीके से अपने दम पर लड़ेगी। प्रियंका जी ने साफ तौर पे जाहिर भी कर दिया है कि वो कांग्रेस पूरी तरीके से अकेले दम पे लड़ेगी। और जहां तक बात हो रही विपक्ष की लामबंद होने की, तो किसी भी लोकतंत्र में अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता तो वो जनता की आवाज नहीं बन सकता है। तो आज जरूरी है कि जनता की आवाज बनना। जिस तरीके से हालात आप देख रहे हैं, जब यही जोड़ियां जब आई थी, विकास के नाम पर आई थी और वादे करे गए थे कि जो है हम पूरे उत्तर प्रदेश को जो है विकास कर देंगे, और जिस तरीके से कहा था स्मार्ट सिटी बना देंगे, उज्ज्वला योजना आई थी और डिजिटल इंडिया और बड़ी बड़ी बातें, जय माँ गंगा की कसम खाई गई थी, गंगा की औलाद, वहां जाके गंगा की सफाई करने की बात हो रही थी। आज भी गंगा उसी दशा में है। आज भी उज्ज्वला योजना के नाम पे लोगों के सिलेंडर नहीं भरवाए जा पा रहे हैं। 1000 का सिलेंडर कर दिया गया है। महंगाई कमर तोड़ महंगाई ने गृहिणियों से हालात पूछे, जिसके घर में सब्जी आती है वो जान रहा होगा कि 80 रुपए और 100 रुपए में टमाटर चल रहा है। तो ये आए थे विकास के नाम पर, लेकिन पूरे देश में विनाश ला दिया है। तो जिस देश में अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो जाहिर है वहां और आज के हालात जो फासिस्टवादी सरकार है पूरी तरीके से जनता की आवाज दबाए हुए थे। जब जनता आवाज नहीं उठा पाती। फातिमा जी, विपक्ष मजबूत होगा लेकिन आपके साथ तो कोई खड़ा ही नहीं है। मैं मानता हूं कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के साथ तो कोई खड़ा ही नहीं है और नहीं कोई खड़ा होना दिखता हुआ भी नहीं चाहता कि कांग्रेस के साथ जाएं। उनको लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ गए तो वोट भी गए। इस बार अखिलेश यादव ने कांग्रेस से बात भी नहीं की। जी, छोटे छोटे दल अपना वजूद तलाश करते जब चुनाव नजदीक आता है। तो कांग्रेस अपने आप में एक बड़ी पार्टी है, उसको किसी की जो है जरूरत नहीं है। जब जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करता है, जैसा वो तय करता है, ऑफिशियल जो भी होता है वो आपके सामने आ जाएगा और जाहिर भी हो जाता है। जब जैसी जरूरत होती है कांग्रेस उस हिसाब से जो है निर्णय लेती है। तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, तो उसको जो है पूरी तरीके से जो है अपने दम पर लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, खुशपुरी जी, आपने दोनों राजनीतिक दलों को सुना। ये जो गठबंधन हो रहे हैं, इन गठबंधन पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, दोनों ही वक्ता कह रहे हैं कि विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, लेकिन विकास कहां है? खुशपुरी जी। जी, उपाध्याय जी नमस्कार और सभी पैनल को मेरा नमस्कार। गठबंधन ये विपक्षी दलों की निराशा को दर्शाने वाला गठबंधन है। विपरीत विचारों के लोग सिर्फ सत्ता के लिए एक मंच पे आने का प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास पहली बार नहीं है। 2017, 2019 और कई चुनावों में इस तरह के गठबंधन हो चुके हैं। आज क्योंकि पूरी प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। योगी जी के पिछले 4.5 साल का जो शासनकाल है वो अपने आप में एक मिसाल बन चुका है। जीवन के नए एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद मैं समझता हूं कि विपक्षियों में निराशा बहुत ज्यादा गहनता से छा गई है। इसलिए उनको हाथ पैर मारने के अलावा और कोई उनके पास चारा नहीं है और आज विपक्ष के पास वास्तव में कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की तैयारी कर रहा है। आज
उत्तर प्रदेश विकास के महामार्ग पे आगे बढ़ रहा है और उस प्रदेश की जनता ने अपना मन बनाया हुआ है और बिल्कुल स्पष्टता के साथ 2022 का जनादेश योगी सरकार के पक्ष में उसके विकास, उसके लॉ एंड ऑर्डर, उसकी शानदार गवर्नेंस और पावर सप्लाई, इतने सारे अचीवमेंट हैं प्रदेश सरकार की कि अगर मैं गिनाने लगूं तो उनकी गिनती समाप्त नहीं हो सकती। हर जिस तरफ हम निकलते हैं उस तरफ एक एक्सप्रेस वे है और एक्सप्रेस वे के चारों तरफ नए उद्योगों का आना जारी है। पिछले 4.5 वर्षों में लगभग 3 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है। गन्ना मिलों ने 1.5 लाख करोड़ का एक रिकॉर्ड भुगतान किया है इस शासनकाल के अंदर और नई चीनी मिलें, नए उद्योग लगातार प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं आज पूरी तरीके से विपक्ष निराश है और जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये गठबंधन होते रहेंगे, पहले भी होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों पे चलने वाली पार्टी है, अंत्योदय के विचार के साथ चलने वाली पार्टी है और वो अपने विचारों के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। ठीक है ब्रजेश जी, आपने तीनों वक्ताओं को सुना। लंबे समय से आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से देख रहे हैं, उन पर लिखते भी हैं और आपके विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो गठबंधन हो रहे हैं, तमाम सारे दल इस समय लगे हुए हैं। कांग्रेस इसमें अभी अलग थलग दिखाई दे रही है गठबंधन के मामले में। बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव मैदान में नहीं है, ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है। आखिर वस्तु स्थिति है क्या सीन बनता हुआ आप देख रहे हैं? क्या इन छोटे दलों से गठबंधन समाजवादी पार्टी के लिए ऑक्सीजन साबित होगा और भारतीय जनता पार्टी अपने उन्हीं पुराने गठबंधन के साथ है, केवल उसमें ओम प्रकाश राजभर उनके साथ नहीं है? ब्रजेश जी। देखिए उपाध्याय जी, अपनी अपनी रणनीति में काफी परिवर्तन किए गए हैं इस चुनाव में और काफी बदलाव किए गए हैं। वास्तव में समाजवादी पार्टी पहले 2017 में उसने कांग्रेस के साथ किया था, वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। इसके बाद जो 2019 का गठबंधन था, वो ये मान लिया गया था कि ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसकी काट किसी के पास नहीं है, जो अपने आप में सफल होना ही है। सारे विश्लेषक वही कह रहे थे, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, तमाम सर्वे वही कह रहे थे, लेकिन ये गठबंधन भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा। अब इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति में एक बदलाव किया है। उसे लगता है कि जो छोटे दल हैं, जिनका जाति समीकरण मजबूत माना जाता है जमीनी स्तर पर, उनसे उन्होंने मेल मिलाप शुरू किया है, उनको अपने साथ लिया है। लेकिन एक बदलाव यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास देने को बहुत कुछ नहीं है। कारण क्या है कि उनके पास 50 सीटें हैं देने के लिए किसी दूसरे को, और समाजवादी पार्टी के पास 350 सीटें ऐसी हैं जो दूसरे के साथ वो उस पर बातचीत कर सकते हैं। हालत यह है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति में यह बदलाव किया, तो सीट दर सीट चर्चा कर रहे हैं। कारण क्या है? उनके तमाम विधायकों के खिलाफ असंतोष रहा है, बहुतों पर आरोप है कि साहब वो आए नहीं, तो एक एक सीट पर विचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा सगड़ी से मन्ना सिंह, रायबरेली से अदिति सिंह, इस तरह कई लोगों को वो एक एक सीट पे विचार करके उन चेहरों से गठजोड़ किया जा रहा है, उनको लाया जा रहा है। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, वो जो है वो उन दलों से कर रहे हैं जिनके बारे में उनकी धारणा है कि उन्हीं के बल पर 2017 में बीजेपी चुनाव जीत गई थी। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस वास्तव में मैं बहुत मेहनत की कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी की बात मैं कहूंगा, लेकिन मैं अभी झांसी के चुनावी दौरे से लौटा हूं, मुझे जमीन पर उसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। इसके क्या कारण होते सकते हैं, ये अलग विश्लेषण का विषय है। लेकिन कांग्रेस फिलहाल, कांग्रेस के पास इसलिए लोग अभी नहीं आना चाहते क्योंकि उसके जब तक जमीनी आधार मजबूत नहीं होगा, संगठन मजबूत नहीं होगा, उसका अपना वोट बैंक नहीं होगा, तब तक उनसे गठजोड़ करने वाले कम मिलेंगे। और इसीलिए कांग्रेस, जब एक कहावत कही जाती है फिसल पड़े तो हर गंगा, वास्तव में कांग्रेस कहती है गठबंधन ज्यादा नहीं करना चाहते। वो असलियत यह है कि उनके पास लोग जाना नहीं चाहते। ब्रजेश जी, बहुजन समाज पार्टी को लेकर के आप क्या कहेंगे? इस बार बसपा अचानक से नदारद सी दिखाई दे रही है,
चुनाव मैदान से। इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं उपाध्याय जी, ये हम लोगों का सोच है। यहाँ लखनऊ में बैठ के लगता है, लेकिन हम जब अभी दौरे पे गए थे और मैंने देखा, लोगों से बात की, तो उनका जो मायावती का जो सजाती वोट बैंक है वो उनके साथ मजबूती से खड़ा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। हाँ, अब सवाल ये हो रहा है कि वो जो है एक नारा देके, आप देखिए 2007 से एक वो अलग रणनीति से हर बार चुनाव लड़ते रहे हैं। कभी मुस्लिम को आधार बनाया, कभी ब्राह्मणों को आधार बनाया। इस बार मुस्लिम ब्राह्मण दोनों को उन्होंने आधार बनाया है, काफी टिकट दे रहे हैं। अब उनका कितना वोट मिलता है ये नहीं कह सकते, लेकिन बसपा के सामने चुनौती है, उसका वोट बैंक घटा है। केवल उसके साथ यदि मजबूती से खड़ा है तो वही वोट बैंक खड़ा है जो उसका कैडर रहा है, जो उसके साथ रहा है। 1989 से मैं देखता आ रहा हूं, जब वो कोच विधानसभा चुनाव पहली बार जीते थे उरई में, उसके बाद से धीरे धीरे स्थिति मजबूत करते रहे। लेकिन 2000 जब सत्ता में आए, 2012 में 2007 में जब वो सत्ता में आई मायावती, तो उसके बाद से स्थिति कमजोर हुई है। वो कहीं भी चुनाव नहीं बसपा जीत सकी है। अभी भी बहुत जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत नहीं कह सकते, लेकिन उनका जो अपना वोट है, जो उनको अपना कैडर का या अपने सजाती वोट मिलते रहे, अभी भी उनके तरह चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक वाजपेयी जी, आप ये बताइए कि अखिलेश यादव के पास में जो वोट बैंक है, जो सॉलिड वोट बैंक माना जा रहा है, वो ये है कि यादव और मुस्लिम गठजोड़, यह वोट बैंक इस बार पूरी तरह से अखिलेश यादव के साथ है। लेकिन जो बाकी वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी, जिसका अपना कोई वोट बैंक नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को यह कहा जाता था कि ये अगड़ों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही मेहनत करके पिछड़ों के वोट बैंक में सेंध लगाई है, जो कभी मुलायम सिंह यादव के साथ हुआ करता था। तो जो बाकी बैकवर्ड है वो आपके साथ आता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर उसके लिए आपके पास क्या योजना है, समाजवादी पार्टी के पास क्या योजना है? देखिए, सबसे बड़ी चीज की जनता हमारे साथ है पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। आप देखिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ठगने का काम किया। उज्ज्वला योजना को इन्होंने फ्री की योजना बताई कि हम फ्री दे रहे हैं, लेकिन असलियत के मायनों में तकरीबन जो सब्सिडी थी वो 1238 से लेकर के 1338 के बीच आती थी जा करके। तो वो झूठा पैमाना इन्होंने दिया था कि वो फ्री है। इसमें से हाँ ये जरूर है कि जो सिलेंडर और गैस चूल्हे को कनेक्ट करती है जो पाइप, वो जरूर इन्होंने फ्री दिया हुआ था, बाकी कहीं से कुछ फ्री नहीं था। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले तकरीबन आपको जो योगी जी और मोदी जी की योजना के आधार से ही तकरीबन पूरे देश में महंगाई की वजह से 1,93,672 गृहिणियों ने आत्महत्या कर ली। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जब महंगाई की वजह से गृहिणियां अगर आत्महत्या करने लगे तो बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा। नंबर तीसरी चीज, इस प्रदेश में कहीं पे भी एक जगह ऐसी नहीं है जहां पे विकास का काम हुआ हो। आप देखिए कि अस्पतालों में अगर आप जाएंगे, आज भी वही स्थिति है, लोग वहां पे दवाइयां नहीं है, डॉक्टर्स को दवाई लिखते हैं वो बाहर से लिखते हैं। सबसे बड़ी चीज की वहां पे भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वाजपेयी जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जब होता है तो विकास के मुद्दे पे तो होता है, लेकिन साथ ही जातिगत जो आंकड़े हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और उन जातिगत आंकड़ों में समाजवादी पार्टी कहां फिट बैठती है, मैं ये जानना चाहता हूं। विकास की आपकी बात ठीक है, विकास की वो भी अभी आप कुशपुरी जी से बात करेंगे, वो अभी 10 काम गिना देंगे कि 22.5 लाख लोगों को मकान दिए हैं, 80 लाख लोगों को फ्री में राशन बंट रहा है, 4 करोड़ से अधिक नौकरियां मिली हैं, 4 एक्सप्रेस वे बने हैं, जेवर एयरपोर्ट है। उनके पास भी विकास की अभी कुशपुरी जी से बात करेंगे तो वो कतार गिना देंगे उसकी। तो मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बगैर जातिगत आंकड़ों के नहीं होता है। जी अभिषेक जी, जो काम किए गए थे सिर्फ उन्हीं को गिना पाएंगे, उसके अलावा जो फीता काटने का वो निकालते हैं, बहुत बड़ा काम है। अगर ये महिलाओं की इज्जत आसान होती है उसकी अपनी उपलब्धि समझते हैं तो बिल्कुल ये उपलब्धि समझे। अगर ये बेरोजगारों के ऊपर जो लाठीचार्ज करते हैं उसको ये उपलब्धि समझते तो बिल्कुल समझे। अगर ये जो लोग कोरोना काल में जो गौरव वासियों के इनके मंत्री उनके हकों को डका जाते हैं तो उसको ये बिल्कुल उपलब्धि समझ सकते हैं। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज से लेकर के गोली तक चलवा देते हैं मुख्यमंत्री जी। अजय कुमार टेली
मोदी जी को अपने अपने मंच पे जगह देते हैं तो उसको उपलब्धि समझते तो बिल्कुल समझे, लेकिन अब जैसा कि आपका प्रश्न है जातिगत गणना, तो इस बात को भी आप समझिए, समूचे उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा समाजवादी के साथ खड़ा हुआ है और बड़ी बुलंदी के साथ, बड़े बेफिक्री के साथ खड़ा हुआ है। अब हम समाजवादी के साथ चलेंगे। फातिमा जी, कांग्रेस अचानक अकेली क्यों पड़ गई है? और जैसा अभी ब्रजेश शुक्ला जी कह रहे थे कि प्रियंका जी ने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो दिखाई नहीं देती है, जमीनी स्तर पर संगठन नहीं है, जमीनी स्तर पर लोग नहीं है। कांग्रेस का कभी एक अपना वोट बैंक हुआ करता था, वो वोट बैंक आज कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अभी हाल ही में अदिति सिंह ने भी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस कहाँ टिकती है? उपाध्याय जी, हमें नहीं लगता कोई फर्क पड़ रहा है कांग्रेस में। कांग्रेस बड़ी पार्टी है और माना कि हम बहुत सालों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन आज अगर कोई मुख्य विपक्ष में है तो सिर्फ प्रियंका गांधी जी हैं। अकेले अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है जनता के न्याय की तो सिर्फ प्रियंका गांधी जी। अगर हाथरस की आप बात करेंगे तो प्रियंका गांधी जी वहां पहुंची, अगर उन्नाव की बात करेंगे तो वहां प्रियंका गांधी जी पहुंची, और अगर जो है अभी आप वहां देखिए क्या नाम है प्रयागराज में, आप कल देख रहे होंगे जिस तरीके से एक दलित परिवार को 4 लोगों को मार दिया गया, वहां भी प्रियंका गांधी पहुंची। तो लगातार अगर मुख्य विपक्ष में कोई बोल रहा है तो सिर्फ कांग्रेस बोल रही है। और जहां तक सवाल उठता है अभी खुशपुरी जी का कि विकास के दावे बड़े बड़े करते हैं, तो इनको ये पता होना चाहिए होर्डिंग पोस्टर से विकास नहीं होता है। जमीनी हकीकत ये है कि विकास नहीं हुआ है। आज गड्ढे में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे पता नहीं है। आप सड़क पे निकल के जाइए, हम लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ के आसपास जरा निकल के देख लीजिए कितनी देर में आप जो है कहाँ पहुंच पाएंगे और कितनी घटनाएं घट रही हैं इस वजह से, वो भी सामने है। और जिस तरीके की बात हो रही है, CMI की रिपोर्ट कह रही है कि लगातार बीते महीने में 19 लाख बेरोजगार हुए हैं, नौकरियां छीनी है लोगों की। अभी आप नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, इस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से लगातार यूपी पिछड़ रहा है। तो इनको ये सोचना चाहिए, ना कि अपने लंबे लंबी बातें और हवाई बातों से देखिए विकास नहीं हुआ है और ना हुआ है। हर सरकार जब आती है तो प्रोग्रेस करती है, लेकिन इस सरकार ने 5 साल में विभाजन खुशपुरी जी से जवाब ले लेते हैं। खुशपुरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? खुशपुरी जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ गई। हाँ, ये अभी दोनों वक्ताओं को आपने सुना। दोनों वक्ता आप पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी और फातिमा जी दोनों ने कहा कि विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। उज्ज्वला योजना को लेकर के दोनों ही दल मजाक बना रहे हैं। इन परिस्थितियों में आपके पास क्या जवाब है इन दोनों का? देखिए उपाध्याय जी, या तो इन्हें कोई मायोपिया हो गया है। उत्तर प्रदेश में 42 लाख मकान गरीबों को दिए जा चुके हैं और पर कैपिटा इनकम दुगनी हो चुकी है। GDP का साइज दुगना हो चुका है और ये सब चीजें बिना विकास के संभव नहीं है। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और विपक्षियों को चीजों को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेस वाली बातें मत करिए वहां बैठकर। नहीं, आप वास्तविकता को समझिए। जब तक आप लोग वास्तविकता नहीं समझेंगे, इसीलिए कांग्रेस की राजनीति को देश ने नकार दिया है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ नेगेटिविटी की राजनीति कर रही है, इसलिए देश ने उसे नकार दिया है। कल संविधान सभा की बैठक में भी कांग्रेस ने न जाके अपना असली चेहरा पूरे देश के सामने रख दिया। आप संविधान का अपमान कर रहे हैं, संविधान सभा के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं और आप कहते हैं ऐसी राजनीति बार बार करेंगे। अगर किसी के दर्द को बांटना राजनीति कहते हैं तो कुछ पूरी भी ऐसी राजनीति हम लोग बार बार करेंगे। संविधान का अपमान आप करेंगे, प्रधानमंत्री पद की गरिमा आप घटाएंगे और मंदिर इस पर मत राजनीति करिए। लोगों को बांटिए मत, तोड़िए मत, लोगों को प्यार मोहब्बत से देश को बंटवारा मत करिए। आपकी मोहब्बतें मत खराब रखिए। पाकिस्तान के आगे घुटने आप टेकेंगे। आपके नहीं, मैंने कहा ना, सृष्टि करने की राजनीति मत करिए, बंटवारे की राजनीति मत करिए, जोड़ने का काम करिए। ये देश की विरासत है कि आपसी जो है मोहब्बतों का देश है, ये आपकी संस्कृति, आपकी मजहबी तहजीब का देश है। तो प्लीज इसको ऐसे बना रहे हैं। कुनबा बिखर चुका है। तृणमूल कांग्रेस आपकी पूरी मणिपुर की पूरी MLA की टीम उठा पूरा देश देख रहा है कि कौन फासिस्टवादी तरीके से पूरे देश को चला रहा है। आज आवाजें बंद करने की मुहिम चल रही है, लोगों की आवाज बंद करके जेल पे जज दिखाया जा रहा है, लाठियां बांधी जा रही है। जब युवा हमारे लाठियां बांध रहे हैं, उनको जेल की आवाज, शिक्षा मंत्री पर हमारे युवा जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बहस में दोनों ही अगर बोलेंगे तो किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी। हम ब्रजेश शुक्ला जी से पूछ लेते हैं। ब्रजेश जी, विकास के जो दावे किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 42 लाख से अधिक वो मकान दे चुके हैं, उज्ज्वला योजना में वो गैस बांट चुके हैं,
4 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दे चुके हैं। आज कांग्रेस के राज्य से कुछ लोग आए यहाँ पर और उन्होंने यहाँ कांग्रेस के कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। वे राजस्थान के बेरोजगार थे। वस्तु स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है या विकास नहीं हुआ है, उसको लेकर के एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसको टुकड़ों में बांटना उचित नहीं है। विकास आप जानते हैं एक सतत प्रक्रिया है। इसमें सरकारों के कार्यकाल को नहीं गिना जाता। दुर्भाग्य यह है कि कोई काम होता है तो लोग कहने लगते हैं कि तो मैंने किया था, ये तो चिंतन मेरा था। चिंतन की बात नहीं है, काम लगातार चलता रहता है, वो होता रहता है, योजनाएं होती रहती हैं। चिंतन से नहीं, कार्य करने से होता है। इसलिए जो काम हो रहे हैं उसके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। कोई सरकार हो, मैं कहता हूं कोई सरकार हो, लेकिन ये आप नकार नहीं सकते कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। वो चाहे 10 साल पहले से की बात हो या अभी की बात हो, लगातार। अब जैसे मैं बताऊंगा आपको कि जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उसका एक असर है गांव में। आप गांव जाएंगे तब आपको मालूम होगा कि जिन लोगों को मकान मिला है वो अलग है। बहुत लोगों को अब बिजली के कनेक्शन नहीं थे। मुझे एक गांव में जाने का अवसर मिला तो कहने लगे साहब 25 साल संघर्ष कर रहे थे, अब आई है कनेक्शन। तो ये भी एक विकास है, ये विकास की यात्रा है, इसको चलने दिया जाए। अब इसमें भी कि सब मैंने चिंतन किया या किसी ने चिंतन किया, विकास होना चाहिए, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य से चूंकि चुनाव सामने है, तो ये जो मुद्दों को लपकने की होड़ है ये बहुत जबरदस्त है और इससे कोई फायदा नहीं मिलता। कारण क्या है कि जो समाज है अपनी में एक प्रयोगशाला है, उसे लगता है कि हमें मिला या नहीं मिला। ये अगला चुनाव आप देख लीजिए उपाध्याय जी, जिनको मिला और जिनको नहीं मिला उसके बीच होने जा रहा है और परिणाम बता देंगे आपको। ठीक है अभिषेक जी, ये बात सही है जैसे ब्रजेश जी कह रहे थे कि जब विकास हो ही रहा है या मान लीजिए किसी रोड का शिलान्यास या किसी रोड का उद्घाटन हो रहा है तो उसमें यह श्रेय लेने की कौन सी बात है। और अगर मान लीजिए अखिलेश यादव जी ने उसका शिलान्यास किया था, अखिलेश यादव के समय की योजना थी, और अगर उसको क्रियान्वयन भारतीय जनता पार्टी ने किया था, तो जाहिर है कि यह सरकार लोकतंत्र में लोग बनाते हैं, किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं है सरकार। तो उस विकास की तो आपको प्रशंसा करनी चाहिए। आप तो उसमें रोड़ा अटकाते हैं। कभी नहीं अटकाते। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने साफ कहा है, आपको अगर विकास का काम गिनाना है तो आप कहिए पूर्ववर्ती सरकारों ने जो काम किया था हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप ये मत कहिए कि मैं हमारी सरकार की ये योजना है, ये सरकार ने काम किया है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी, बसपा इस योजना को लेकर के आई थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की योजना बसपा के सरकार में बनी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने कभी नहीं कहा कि बसपा की योजना को हमने क्रियान्वयन किया है। उन्होंने कहा कि हमने एक्सप्रेस वे बनवाया है। तो जब अखिलेश यादव खुद यह नहीं कहते तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद क्यों करते हैं कि वो ऐसा कहे। अब ऐसे तो बहुत सारे विकास कांग्रेस ने किए हैं और मोदी सरकार ने कांग्रेस के विकास कार्यों को रोका नहीं है, आगे बढ़ाया है। नहीं देखिए उपाध्याय जी, पहली बात तो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जैसा कि अभी ब्रजेश शुक्ला जी बात बोल रहे थे, गांवों की जो बात कर रहे थे, आप कहीं यही बछरावा विधानसभा में एक गांव पड़ता है, बछरावा में ही पड़ता है, भौसी में ही एक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे एक महिला डॉक्टर है, जहाँ पे फिर नित्यचर्या के लिए जो शौचालय बनता है वो भी अभी तक मुहैया नहीं हुआ वहां पे, और तकरीबन 5 सालों से वो बना हुआ पड़ा हुआ था। और तो और तकरीबन 41% लोग ऐसे हैं जिन्होंने डबल डोज तो छोड़िए, तकरीबन पहली डोज ही उनको नहीं लगी हुई है। तो कौन से गांवों की बात कर रही है? जब मैं खुद ही अभी एक मीटिंग के लिए गया हुआ तो तब मुझे वास्तविकता पता चली। जैसा कि अभी ब्रजेश जी कह रहे थे कि गांवों में जाएंगे तो पता चलेगा। दूसरी बात। नंबर तीसरी चीज, और जैसा कि अभी ब्रजेश जी ये भी बता रहे थे, तो इस बात को भी ध्यान रखिए, 114 आपराधिक मुकदमों में लिप्त विधायक इनके पास है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है आज तक उसके पास जवाब नहीं होगा। सुल्तानपुर में इन्हीं के विधायक ने मंत्री जी को एक विज्ञप्ति सौंपी थी कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विकास के नाम पे ये कुछ नहीं बता सकते हैं। और साथ में मुख्यमंत्री जी ने बोला था भरी सभा में 20,000 करोड़ रुपए का
कृषि मुख्यमंत्री कृषि फंड से दिया जाएगा। क्या आज तक वो दिया गया? 500 करोड़ रुपए इन्होंने बोले थे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर उस छात्रवृत्ति से दिया जाएगा, क्या आज तक दिया? महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन्होंने फूले बाई बटालियन बनाने के लिए उन्होंने बोला था, क्या उसको बनाया? देखिए, छलावा करने के लिए कितना भी कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जनता के साथ आकर के काम करना पड़ेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सड़क से सदन तक हमेशा जनता के मुद्दों पर उठाया है और उठाते रहेंगे। ये उनका धर्म है, ये हम सबका धर्म है। एक एक कार्यकर्ता सड़क पे उतर करके काम करेगा और मजबूती से काम करेगा। आने वाले 2022 में अखिलेश जी आ रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। ठीक है वाजपेयी जी। कुशपुरी जी क्या जवाब देंगे आप? अभिषेक वाजपेयी जी के सवालों का जवाब है आपके पास? देखिए, अभिषेक जी को तो अब निराशा के अंदर उन्हें उत्तर प्रदेश का विकास दिखना बंद हो गया। अभी 4 दिन बाद सहारनपुर में एक नई यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होने जा रहा है। आजमगढ़ में अभी एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है। 5 एक्सप्रेस वे ऑपरेटिव है आज उत्तर प्रदेश के अंदर। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैंने आपको कुशपुरी जी, मैंने आपको चुनौती दे रहा हूँ कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बताइए। उज्ज्वला योजना आपने फ्री बताई थी, क्या वो सब्सिडी आप नहीं ले रहे, गवर्नमेंट नहीं ले रही है? आपने आपके केंद्रीय मंत्री ने क्या उनको बोलने तो दीजिए वाजपेयी जी, उनको बोलने दीजिए, वो जवाब दे रहे हैं आपकी। आपको बोलने का अवसर मिलेगा। आप कुशपुरी जी को बोलने तो दें। अगर आप बोलने ही नहीं देंगे, जोर जोर से बोलेंगे तो आपकी बात का जवाब कैसे मिलेगा? जी वाजपेयी, कुशपुरी जी। यही आज के पक्ष की सच्चाई है उपाध्याय जी। ये जोर जोर से बोल के विकास की अवधारणा को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आज विकास उत्तर प्रदेश के हर गांव से लेके हर चौबारे तक दिखाई दे रहा है। अगर इन्हें नहीं दिखता तो इनकी समस्या है। अभी प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल वो आरंभ हो चुकी है और आप देख सकते हैं श्रीमान जी, हर घर नल योजना जो है बुंदेलखंड में दम तोड़ चुकी है। हर घर नल योजना जो है बुंदेलखंड में दम तोड़ चुकी है। आप जाकर के देखिए, चिरगांव से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर से वहां के गांव वाले जल लेकर के आ रहे हैं, तो कौन से हर घर नल योजना की आप बात कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके से बरगलाने के लिए। यही आपकी पीड़ा है। आप योजना तो लागू कर लेते हैं, लेकिन करने को कुछ नहीं होता आपके पास। वाजपेयी जी बोलने दीजिए उनको। वाजपेयी जी उनको बोलने तो दीजिए। अरे आप उनको बोलने नहीं देंगे तो जवाब कैसे मिलेगा आपको? उनको बोलने दीजिए। उनकी बात जब समाप्त हो जाए तो आप बताइए। जे कुछ बोलिए, आप जारी रखिए। सच्चाई है उत्तर प्रदेश में विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और अपना धैर्य खो रहा है। आज उनके पास कोई विषय नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी तो योजना अपने प्राथमिक चरण में है, इन्होंने उसे फेल होना बता दिया है। और इतनी महत्वाकांक्षी योजना है पूरे देश के लिए, और उसमें उड़ीसा में पूरी एक ऐसा जिला बन जिसमें 100% लोगों को जल की उपलब्धता नल से द्वारा करा दी गई है। और वो भाजपा शासित प्रदेश नहीं है। मैं उसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि अभिषेक की तथ्यों से अवगत नहीं है। और उत्तर प्रदेश में अगले 2 वर्षों के अंदर हर घर में जो जल होगा वो नल के माध्यम से होगा। एक स्वस्थ उत्तर प्रदेश की अवधारणा होगी, एक समृद्ध उत्तर प्रदेश की अवधारणा होगी। प्रधानमंत्री जी ने शौचालय से लेकर जनधन, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना, इनके माध्यम से जो एक विकास का एक इतना बड़ा महामार्ग तैयार किया है। आज उत्तर प्रदेश उसमें सबसे आगे है। केंद्र की 40 योजनाओं में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। अगर 4.5 वर्ष में जीडीपी 11.5 लाख करोड़ से 23 लाख करोड़ हो जाती है, तो क्या वो विकास की अवधारणा को पूरा नहीं कर रहा है? आज की 45,000 रुपए पर कैपिटा इनकम आज 97,000 पर कैपिटा पर पहुंच गई है। तो ये सब चीजें साबित करती है कि प्रदेश बहुत तेजी से विकास कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश के हर शहर के अंदर 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन इतनी फाइन है कि आज हम पूरे विश्व के अंदर ये कह सकते हैं कि वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट। जिन योजनाओं की ये बात कर रहे हैं, कौशल विकास के माध्यम से जितने लोगों ने लोन लिया है वो लोन अपने चुकता नहीं कर पा रहे। बैंकों का एनपीए बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आरबीआई को अपने नॉर्म्स भी चेंज करने पड़े। उत्तर प्रदेश में खास इंस्पेक्टर आए, ये भी पूरी चीज बताएं। और साथ में यह भी बताएं कि देखिए पुरी जी कम से कम सत्यता, देखिए आप कहते हैं तो सत्यता को सुनिए भी तो। उत्तर प्रदेश में आरबीआई के खास इंस्पेक्टर्स आए हैं,
मैं जुड़ा हुआ हूँ, बैंक की सेवाओं से जुड़ा हुआ इसलिए बता रहा हूँ। और तकरीबन बैंकों का एनपीए 2% की ग्रोथ कर चुका है, बढ़ चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में। इस बात को भी आप समझ लीजिए। जितने लोगों ने लोन लिया वो आज कर्जदार हो गए, सिविल में उनके स्कोर कम हो चुके हैं। और जो हर घर नल की योजना आप बता रहे हैं, जब मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी उसके से लेकर के अब तक में आप देख लीजिए, इवन झांसी में भी लोगों को जो पेयजल है वो काफी दूर से लेकर के आना, झांसी से सटा हुआ जो चिरगांव वहां से लेकर के आना पड़ता है। और तो और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि कई जगह पे तो ऐसी है जहाँ पे आज लोग प्यासे जानवर मर रहे हैं। एक उपाध्याय जी, आपको एक छोटी सी घटना याद दिला दूं। कुछ टाइम पहले, तकरीबन साल भर पहले, आपने मेरे ठीक है फातिमा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। खुशपुरी जी जब बोल रहे थे तो आप कुछ बोलना चाह रही थी। फातिमा जी, मैं कहना चाहिए थी खुशपुरी जी जबानी विकास अच्छा कर लेते हैं, बैठ के यहाँ पे विकास को कर रहे हैं वो नीति आयोग इनकी नजर में झूठ है, इनकी नजर में सीएमआई की रिपोर्ट झूठी है। यानी कि ये या तो ये झूठ बोल रहे हैं या ये सब रिपोर्ट झूठ बोल रही है। जो आज ही की रिपोर्ट उपाध्याय आपने देखी होगी, ये मीडिया के थ्रू ही मिली है। और ब्रिजेश शुक्ला जी भी हमारे काबिल साथी बैठे, उन्होंने भी देखी होगी आज ही की रिपोर्ट, किस तरीके से यूपी जो है आर्थिक स्थिति में पिछड़ना लगातार और गरीब देशों में आ रहा है। तो ये इनका विकास है जो सिर्फ जबानी विकास है, जो लगातार हो ही रहा है। अगर आप बात करिए इनके मंच से तो वहाँ ये बात नहीं होगी कि जौनपुर में 3 लड़कियां कैसे जो है ट्रेन के नीचे कट के मर गई। क्यों मर गई? क्योंकि आर्थिक कंगाली से मरी है वो लड़कियां। इस पे बात नहीं होगी, इन पे ये बात नहीं होगी कि युवा सड़कों पे क्यों है, क्यों बेरोजगार युवा इनसे रोजगार की मांग कर रहा है। लेकिन इनके जो जबानी रोजगार है वो तो लगातार चल रहे हैं, वो हवाई बातें नहीं चलेगी। जमीनी हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, कहते कि होना चाहिए, क्योंकि विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो नहीं हो रही है। और अगर कोई भी सरकार हो, सिर्फ मेरी सरकार नहीं, अगर मेरी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, लगातार विकास होता है, ये नहीं कि वहीं पर थम जाता है। तो इनकी सरकार में सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, लोगों को बांटने का काम हुआ है, मंदिर मस्जिद पर राजनीति हुई है, जिहाद पे हुई है, घर वापसी पे हुई है। तो इनके नजर में जनता कुछ थी नहीं। जब ये आए थे तो जनता के लिए बहुत बड़े बड़े मजावे करते, लेकिन इनके जन विरोधी नीतियां हैं इनके पास, सिर्फ पूंजीपतियों को गोद में बैठाना हुआ है। तो ये पूंजीपतियों की सरकार है, सिर्फ उसके बारे में सोच रही है। अगर जनता की फिक्र होती तो आज जनता इस तरीके से बेचैन न होती। ठीक है, हर वर्ग ठीक है फातिमा जी, ठीक है, मैं समझ गया। ब्रजेश जी, ये जो बातें हम कर रहे हैं या जिन वक्ताओं से बात की है, मुझे लगता है कि ये पुरानी लीग से हटना नहीं चाहते। 2019 का चुनाव था, मैं बहुत दौरे पे गया था ग्रामीण अंचलों में भी, जैसा आपने बताया अभी। वहां पर यह कहा गया कि जो योजनाएं आई हैं उनको बगैर भेदभाव के वितरित किया गया है, चाहे वो मकान हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो या अन्य कोई सी भी योजना हो। 2012 की गरीबी रेखा से जो लोग नीचे थे और जिनका नाम उस लिस्ट में आ गया, तो बगैर जातिगत भेदभाव के, बगैर दलगत भेदभाव के वो दी गई। यहां तक कि यह आदेश था कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी यह न देखे कि ये किस पार्टी का है। तो ये मिथक टूट रहे हैं और हम आज भी वही जातिगत उसमें उलझे हुए हैं, हम उनको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। तो ब्रजेश जी, विकास कहीं ना कहीं तो हुआ, तभी तो 2019 में रिपीट हुई सरकार, 2019 में वोट मिला इतना। तो और अभी अगर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है और बाकी जो दोनों दल के लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, उन दावों को पूरी तरह से नकार रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आंख खुली नहीं रखना चाहते। ब्रजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये चुनावी लहर है, चुनाव की हवा है, और इसमें कोई एक दूसरे के उपलब्धियों को स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे कोई पार्टी हो। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखिएगा चुनाव अब बढ़ा है। और मैं 2019 में गया था, पूरे प्रदेश का दौरा किया था, आपने देखा होगा। और मैं एक चैनल के लिए दौरा कर रहा था और एक अखबार के लिए दौरा कर रहा था, नवारा टाइम्स के लिए। वास्तव में जब मैं गांव में गया तब मुझे समझ में आया कि लखनऊ में बैठे हुए लोग या दलों से संबंधित लोग क्या सोचते हैं और जमीन क्या होती है। फिर मैं कह के जा रहा हूं आपसे, आप इस बात को आप बुलाइएगा जब कभी परिणाम आए, कि फिर वही होने जा रहा है कि मुझे क्या मिला तो इस सरकार को क्या नहीं मिला। जो मिला वो जाति गठजोड़ भी तोड़ेंगे और जिन्हें नहीं मिला वो नाराजगी भी व्यक्त करेंगे। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा मुद्दा है गांव में,
यदि गांव में जाइए, मैं तो अभी झांसी गया था, मैं गांव मैंने दौरा किया, तब मुझे पता चला कि लखनऊ में बैठ करके कैसे चश्मा लगा के लोग देखते हैं। बहुत लोगों को मिला, वो एक पर खड़े थे कि हाँ मिला, अब बहुत लोगों को नहीं मिला, वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। तो जिन्हें नहीं मिला वो सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं, जिन्हें मिला वो सरकार साथ जाएंगे। और मैं ये जो जल हर घर जल की योजना है, ये अभी शुरू हुई है, कुछ गांव में पहुंची है, इसके परिणाम मैं सोचता हूं कि अच्छे आए। अभी तक मुझे लग रहा है कि योजना यदि आई तो भारत बदलेगा, समाज बदलेगा। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी योजना है जो लोग मीलों जाते हैं वहां पर, आप उसे एक झटके में उसको ये कह दें कि साहब फ्लॉप हो गई। जो योजना अभी शुरू हुई है उसको आप फ्लॉप नहीं कह सकते हैं, इसको चलने दीजिए। मैं कहता हूं सारे दलों को मिलकर चलाना चाहिए इसको। कारण क्या है कि आप देख रहे पेयजल की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, विशेष रूप से बुंदेलखंड की मैं चर्चा करना चाहता हूं। तो ये योजना शुरू है, तो आप जिन्हें मिला है वो सरकार के साथ बात कर रहे हैं, वो सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं, वो सरकार के साथ खड़े हैं। और यदि ना होता तो 2019 को इतना मजबूत गठजोड़ नहीं चुनाव हारता। हमें मालूम नहीं था कि जमीन में क्या है, हम सोच रहे थे कि जातीय गठजोड़ ही सबको जिताता है, नहीं, कुछ और भी कारण होते जिताने के, वो 2019 में दिखा था। अब खुली लड़ाई है, अब हमारी ही करेगी रोशनी का फैसला, अब फिर आ गया है, मालूम हो जाएगा, ज्यादा दूर है नहीं, जल्दी ही मालूम हो जाएगा कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है, सब मालूम हो जाएगा विकास हुआ है नहीं हुआ। वाजपेयी जी क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल ब्रजेश भाई की बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि जल्द ही पता चल जाएगा कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि जमीन से हम भी आए हैं और जमीन से कौन कौन आया है। क्योंकि जहां पे विकास नहीं हुआ, मैंने भी आपको बताया, उदाहरण के तौर पे कुछ घटनाएं बताई, लेकिन आपको याद होगा कि महंगाई भी बहुत बड़ा मुद्दा रहती है, बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा रहती है। और आपको याद दिला दूं कि मेरी एक घटना को सभी लोगों ने कवर किया था, जब जो इन्होंने गौशाला के ये फंड जारी किए थे और कैसे गौशाला के नाम पे धांधली हुई थी, उसको मैंने उजागर किया, तो सभी लोगों ने कवर भी किया होगा, पूरी भी को ये भी ध्यान। तो ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं दिखेंगी। और सबसे बड़ी चीज कि हम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कह रखा है कि विकास की डोर को लेकर के आगे बढ़ना है और कोई भी वंचित ना रह जाए, कि हम किसी को छू ना पाए और किसी की भावनाओं को छू ना पाए, क्योंकि हम इंसाफ पसंद है और इंसाफ ही करेंगे। क्योंकि किसानों के साथ जो इन्होंने अन्याय किया है वो भी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले लगभग 4.5 साल तक अखिलेश यादव बाहर नहीं निकले, मैदान में नहीं निकले, वे ट्विटर पर रहे। इस बीच में विपक्ष की अगर भूमिका किसी ने अदा की है तो भले ही कांग्रेस का संगठन है या नहीं हो, प्रियंका गांधी जमीन पर दिखाई दी हैं, हर उस जगह पहुंची है जहां सरकार का विरोध होना चाहिए। उसका कितना लाभ मिलता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर पर रहे तो क्या विपक्ष का जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल है और सबसे बड़े विपक्षी नेता हैं अखिलेश यादव, क्या ट्विटर से चुनाव जीते जा सकते हैं? देखिए, ट्विटर का काम ट्विटर से होता है, सड़क का काम सड़क से होता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब और जैसे भी हर जगह पे कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया और हर जगह पे कार्यकर्ता पहुंच करके लोगों की मदद भी की है और सड़क से सदन तक बात उठाने की बात रही थी तो हर जगह पे उठाते रहे हैं। वो बात जरूर हो सकती है, कहीं टाइमिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमने हर जगह पे सड़क से सदन तक लोगों के मुद्दों को उठाया है। आप देखिए कि हमने किसानों के मुद्दे को भी उठाया है, आप देखिए कि हमने बेरोजगारी मुद्दे पर भी उठाया है, हर एक मुद्दे को, महंगाई के मुद्दे को। आज वो लोग भारतीय जनता पार्टी की वो रैंप वॉक वाली महिलाएं नहीं दिखती हैं जो कभी प्याज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो 400 सीटें जीतेंगे। 400 सीटों के जीतने का फार्मूला क्या है? अखिलेश यादव का बयान में देख रहा था, बहुत वायरल हो रहा है, वो 400 सीटें जीतने की बात कह रहे हैं, तो वो 400 सीटें कैसे जीतेंगे? कौन सा ऐसा उनके पास जादू आ गया है कि जिसकी वजह से वो 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं? देखिए, तकरीबन जो हमारा आकलन है वो तकरीबन हम 350 से ऊपर हम सीटें जीतेंगे, इस बात का हमें बिल्कुल यकीन है। क्योंकि हमने सड़क से सदन तक जनता के मुद्दों को उठाया है। नंबर एक बात, महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। नंबर दूसरी बात कि बेरोजगारों के लिए भी काम किया है और जो पीड़ित वर्ग थे
हमारे कार्यकर्ताओं ने उनकी बातों को लेकर के आगे तक गए हैं। आपको याद दिला दूं कि हमारे विधायकों ने जो मुख्यमंत्री जी से मदद भी मांगी थी, उनको मदद तक नहीं मिली कि वो अपने गांवों में या अपने तो आप अखिलेश जी से सहमत नहीं है? वो 400 सीटों की बात कर रहे हैं, आप 350 की बात कर रहे हैं, तो आपके गणित को सही माना जाए या अखिलेश जी के? नहीं, देखिए अखिलेश जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि 400 सीटों को हम लेकर के चल रहे हैं, लेकिन हमारा जो बहुमत होगा वो 350 प्लस होगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पे बता दिया था। ठीक है, कुशपुरी जी से जवाब ले लेते हैं। कुशपुरी जी, अब ये तो 350 सीटें जीतेंगे आप, 50 सीटों के बाद में थोड़ी बहुत कांग्रेस भी लेगी, तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? उपाध्याय जी, ये है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जो पार्टी 2019 में 5 सीटें जीती थी लोकसभा के अंदर, वो आज 400 सीट जीतने का सपना ले रही है। तो मैं तो यही कहूंगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और 2 सीटों की पार्टी हुआ करते थे आप, 2 सीटों की पार्टी। उनको बोलने दीजिए वाजपेयी जी, आप उनको बोलने ही नहीं देते हैं। आपने ऐसा लगता है ऐसी कोई नीति बना ली है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता जब भी बोलेंगे तो उनको बोलने नहीं देना। वो अपनी जवाब तो दे, मैंने आपको पूरा वक्त दिया है, आपने पूरी बात अपनी तफसील से कही, बीच में मैंने रोका भी नहीं। अब वो अपनी बात तो कहें कम से कम। उपाध्याय जी, अरे उनको बोलने तो दीजिए, तभी तो बताएंगे। आप बोलने ही नहीं देंगे तो बताएंगे कैसे? जी कुशपुरी जी, आप जारी रखिए। लेकिन 2 सीटों की पार्टी से ये भी बताएं। वाजपेयी जी एक मिनट सुन लीजिए। अरे भाई बोलने दीजिए उनको, वाजपेयी जी आप। उपाध्याय जी, एक तो मैं आभारी हूं आपका और ब्रिजेश जी का, उन्होंने बहुत सही आकलन किया। और ब्रिजेश जी ने कहा कि जो हर घर जल योजना है, ये पूरे भारत का एक पूरी व्यवस्था को बदल देगी। जैसे जनधन खातों ने और शौचालय की योजना ने इस देश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को और फाइनेंशियल लिटरेसी को चेंज किया है, ऐसे ही हर घर जल योजना भी इतनी ही महत्वपूर्ण योजना है। और मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जो अंत्योदय का विचार है, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का जो विचार है, जैसा कि आपने कहा कि ये मिथक टूट गया है कि ये किसी जाति, किसी धर्म के विभेद के साथ हमने विकास नहीं किया। आज हमें अगर चारों तरफ समर्थन मिल रहा है तो उसका कारण ये है, ना हमने हिंदू देखा, ना आगरा देखा, ना जो विकास का लाभ मिलना चाहिए था। अगर मुफ्त राशन मिल रहा था तो वो सभी को मिल रहा था। अगर हर घर जल योजना पहुंचेगी तो हर एक को मिलेगा। अगर मैं ये कह सकता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के सबसे बड़े लाभार्थी जो हैं वो मुसलमान हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया। हेलो जी वाजपेयी जी। हाँ जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है पुरी जी अगर आंकड़ों के साथ बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये उस जो प्रधानमंत्री आवास और शौचालय के बारे में बात बता रहे हैं, तो बताए कि रायबरेली में शौचालय में कितना। ठीक है वाजपेयी जी, कुशपुरी जी को बोलने दीजिए। कुशपुरी जी देखिए, 2 करोड़ 61 लाख शौचालय। नमस्कार उपाध्याय, धन्यवाद। कुशपुरी जी, एक मेरा सवाल और है, चूंकि डिबेट का समय समाप्त हो रहा है, मेरा एक सवाल और है। आप पश्चिम से आते हैं, पश्चिम के सह प्रभारी हैं चुनाव के। पश्चिम में विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा था कि किसान आंदोलन, जी किसानों का मुद्दा था। कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद भी किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तो आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल हो गया है या अभी भी पश्चिम में स्थिति जस की तस है? कुशपुरी जी। उपाध्याय जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कोई डैमेज कंट्रोल करने की आवश्यकता ही नहीं थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, और जो लोग वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो गाजीपुर में है, चाहे वो सिंधु बॉर्डर पे है, वो लोग किसान ना होके कुछ विपक्षी दलों के मोहरे हैं। आप पहले तो ये समझ लीजिए, मैं क्योंकि ग्राउंड की राजनीति कर रहा हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि किसान सम्मान निधि में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तो ऐसा नहीं है, हमें कोई डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। और जो लाभ इस देश की सारी जनता को मिला है वही किसान परिवारों को भी मिला है। तो कहीं ना कहीं सभी विकास के सहभागी हैं, और हर किसान परिवार, हर गांव में रहने वाला परिवार भारतीय जनता पार्टी के विकास की योजनाओं से लाभान्वित हुआ है, और वो आज पूरी मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़ा हुआ है।
ठीक है फातिमा जी, मैं ब्रजेश शुक्ला जी से आखिरी सवाल लूंगा। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस लगातार किसानों का मुद्दा उठाती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कृषि कानून वापस लेने की बात कह दी, उसके बाद कांग्रेस अगर मगर करने लगी, उसमें तमाम शर्तें जोड़ दी। ये क्या है, आखिर राजनीति करना है या किसानों का हित करना है? बहुत संक्षेप में अपना जवाब दीजिए, वक्त बहुत कम है। किसानों का हित ही करना है। अभी शौचालय की बात रही तो सबसे पहले हम इसका जवाब देना चाह रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कह रहा है इनके जो 100% शौचालय बनाने के हैं उसका पूरी तरह से झूठा आंकड़ा है। तो जहाँ अभी गांव में आप चले जाइए, आस-पास चले जाइए, दूर ना जाइए, लखनऊ से थोड़ा दूर चले जाइए, यही क्या नाम है, मोहनलालगंज। आप किसानों की बात करिए प्लीज, किसानों की बात करिए, नहीं तो फिर मुझे ब्रजेश जी के पास जाना होगा। जेवर एयरपोर्ट बना है, वहाँ पे इन्होंने जो है उसको शहरी क्षेत्र में घोषित कर दिया, जबकि वो ग्रामीण क्षेत्र था। उसको 4 गुना मुआवजा देने के बजाय 2 गुना मुआवजा दे गया। तो ये किसान हित की बात होती है? ये किसान हित की बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है पूरी तरीके से। वही किसान मवाली थे, वही आतंकवादी थे। जब इनको सत्ता जाने का डर सताया तो इन्होंने फौरन उसको किसान बिल में करने की बात करी। तो ये मुझे लगता है किसान आंदोलन पर फातिमा जी के पास जवाब नहीं है। ब्रजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं बिल्कुल निष्पक्ष राय, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने की बात कह दी, उसके बाद क्या यह मुद्दा बचता है? और क्या आंदोलन कर रहे किसानों का जो धरना चल रहा है, उस धरने का कोई औचित्य है? ब्रजेश जी, बिल्कुल निष्पक्ष राय आपसे। देखिए, ये पहले मांग यही थी कि तीनों कृषि कानून वापस हो, और लगातार आप सुनते रहे होंगे, अखबारों में छपता रहा, उनकी डिमांड आती रही कि साहब तीनों कृषि कानून वापस हो जाए, इसके लिए इसके बिना आंदोलन समाप्त नहीं होगा। अब तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं। समस्या दूसरी है। समस्या यह है कि इन आंदोलन को चुनाव तक चलाना है किसी तरह, उसके प्रयास हो रहे हैं। अब एमएसपी आया, ये कोई आज की समस्या है? ये 69 में न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू हुआ था। आप तब से ये तो नहीं हुआ कि साहब 100% उस पर एमएसपी लागू की जाए। ये वास्तव में इस मुद्दे का बहुत ही व्यापक पैमाने पर अभी अपने अपने दल के हिसाब से उसका राजनीतिकरण हो गया है। इसीलिए अब जब वापस हो गया तो नई मांगे आ गई, कल वो भी मांग मान ली जाए तो और मांगे आएंगी। तो ये तब चलता रहेगा, ये राजनीति है। अब चुनाव ये है, चुनाव में ये मुद्दा भी है। बिल्कुल ब्रजेश जी, अंतहीन मुद्दा है और अंतहीन बहस है। इस बहस का जवाब हमें चुनाव तक नहीं मिलेगा। ये राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी राजनीतिक बहस, गठबंधन को लेकर, विकास को लेकर के जो ये बहस थी, ये जारी रहेगी, क्योंकि अभी चुनाव नजदीक है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई निष्पक्ष बात भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुद्दा जीत का है और जीत के लिए कुछ भी करना पड़े। ये तो राजनीति है, राजनीति की बिसात है। आप जनता टीवी देखते रहिए, समाचारों का आनंद लीजिए। नमस्कार।